वेलकम एवरीवन, आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एम्स का कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 अवेलेबल है। जिन बच्चों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, एक बार हमारी लास्ट वीडियो है उसको देखो आप और अप्लाई कर सकते हो। 10th लेवल की पोस्टें भी हैं, 12th लेवल की पोस्टें भी हैं, ग्रेजुएशन लेवल की पोस्टें भी हैं और कुछ पोस्टें ऐसी हैं जो एडवर्टाइजमेंट में आप देखोगे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और वो आपके काम की नहीं है। तो कौन सी ऐसी पोस्टें हैं जिनमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, वो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हमने एम्स सीआरई के बारे में आपको बताया हुआ है कि कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या कंडीशन रहेंगी, क्या सिलेबस का पैटर्न रहेगा, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अप्लाई करते वक्त। तो एम्स सीआरई 2024 की मोस्ट अवेटेड स्टार्टिंग क्लास नंबर 1 आज हम करने वाले हैं। इस क्लास में डेफिनेटली ऐसे सेक्शन की बात करेंगे जो आपका काम आएगा: असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। यानी कि ये पोस्टें आपकी दोस्तों लेवल 6 से स्टार्ट होती हैं और लेवल 7 तक की ये पोस्टें हैं। असिस्टेंट लेवल की जितनी भी पोस्टें हैं आपकी लेवल 6 के अंदर आती हैं और जो भी डबल एओ की पोस्ट है वो लेवल 7 के अंदर आती है। तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी इफ यू आर इन गवर्नमेंट जॉब, ऑलरेडी अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई नहीं हो सकती है अगर आपने बी ग्रुप को ज्वाइन करना है। बिकॉज एम्स सीआरई के अंदर आपको पता है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्टें अवेलेबल है। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे इस क्लास को। प्रिपरेशन आप सबको पता है हम कराते हैं आपकी डबल एओ एग्जाम के लिए, जाओ के लिए, असिस्टेंट के लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए, ठीक है। कहीं पे इस पोस्ट को एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बोला गया है। इन सब की प्रिपरेशन हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। डेफिनेटली चैनल पे आपको दिखाई दिया होगा फंडामेंटल रूल, सप्लीमेंट्री रूल की बात हमने की है। बेसिकली जब आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में 25% जो है, यानी 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे जनरल, जीके, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये, और 75% क्वेश्चन इसमें से ही रहेंगे। किसमें से? जो आपका था जैसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एफआरएसआर, आपके सीसीएस रूल्स, तो यही है वो एफआरएसआर। तो FR4 फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है, फंडामेंटल रूल्स, एंड SR4 सप्लीमेंट्री रूल्स। सीसीएस रूल्स का सेक्शन पढ़ना आप स्टार्ट करोगे ना, मोर कंफ्यूजिंग आपको फंडामेंटल रूल और सप्लीमेंट्री रूल लगेंगे। आपको लगेगा इतने सारे कानून पढ़ने पड़ेंगे, तब समझ में आएगा कि भारत सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉय की क्या पॉलिसी है, ठीक है, क्या क्या कंडीशंस है। जनरल सर्विस कंडीशंस भी हैं, ड्यूटी के बारे में बताया हुआ है, लीव्स के बारे में बताया हुआ है, एवरीथिंग आपको फंडामेंटल रूल और सप्लीमेंट्री रूल के अंदर बच्चों मिल जाता है। तो डेफिनेटली बात करेंगे उसी सेक्शन की जो समझना सबसे मुश्किल है। एक बच्चे की यूट्यूब वीडियोस में आप कमेंट देखोगे तो एफआरएसआर का उन्होंने बार बार जिक्र किया हुआ है कि सर स्टार्टिंग एफआरएसआर से करना, तो ऑब्वियसली हमने बताया था एफआरएसआर से ही स्टार्टिंग करेंगे। तो देखो बच्चों, फंडामेंटल रूल्स में है क्या। फंडामेंटल रूल्स को एफआर बोलते हैं। लिखा इसको ऐसे भी जा सकता है, अगर जैसे फंडामेंटल रूल नंबर 1 की बात करूं तो इसका मतलब लिखूंगा मैं ऐसे, फंडामेंटल रूल नंबर 1, बट हमने उस चीज को FR1, FR2, FR3 ऐसे मेंशन किया है। तो डोंट वरी, मोटो यही है, आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो क्या कंटेंट है इसके बारे में। जो आपके फंडामेंटल रूल्स हैं इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो हम आपको पढ़ाएंगे। तो डेफिनेटली बच्चों हम आपको इसके अंदर, एक मिनट इसको रब कर देते हैं, थोड़ी कंफ्यूजिंग रहेगी नहीं तो। हाँ चलो, एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन किस पर ये लागू होता है, ये चैप्टर 1 में मिलेगा आपको। चैप्टर 2 में आपको डेफिनेशंस मिलेंगी। चैप्टर 3 में आपको जनरल कंडीशंस ऑफ सर्विस, ठीक है, क्या क्या कंडीशन है आपकी, कैसे आपको जॉब को करना है, कौन कौन सी सर्विस की कंडीशंस है, ये बात पता लगेगी आपको फंडामेंटल रूल के अंदर। 4th में हम बात करेंगे सैलरी, पे के बारे में। 5th में हम बात करेंगे एडिशन टू पे, पे के अलावा स्पेशल पे होती हैं, ठीक है, और भी सारे जो अलाउंसेज हैं, जो चीजें हैं, वो इसके अंदर आएंगी। 6th के बाद, सॉरी 5th के बाद 6th में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स, कौन कौन सी अपॉइंटमेंट्स है। डेपुटेशन आउट ऑफ इंडिया की बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर।
चैप्टर 8 में डिसमिसल, रिमूवल, सस्पेंशन, ये चीजें, इसमें से 100% क्वेश्चन आता है पेपर। ठीक है, एक आपका जनरल सर्विस कंडीशंस में से देख लो या पे में से देख लो। रिटायरमेंट के क्या क्या चीजें हैं पढ़नी है जो हमने। लीव, ये नॉट प्रिंटेड है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ज्वाइनिंग टाइम के बारे में और आपका फॉरेन सर्विस के बारे में, सर्विस अंडर लोकल फंड्स के बारे में। तो 13 ये चैप्टर्स आपको दिखाई देंगे जिसकी हम बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने। ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी क्लास हम आपकी करा चुके हैं, एडवर्टाइजमेंट के साथ में आपको बता चुके हैं। डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन प्रीवियस पेपर्स ऑफ AA एंड असिस्टेंट। AA और असिस्टेंट का जो 2023 में एग्जाम हुआ, अगर आपने दिया होगा तो आपको ऑब्वियसली पता होगा उसके बारे में कि लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या था। ठीक है, नहीं दिया है डोंट वरी, आपको इस चैनल पे ही पूरा का पूरा पेपर मिलेगा डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, यानी कि डिटेल हम उसकी बात कर लेंगे, जरूरी नहीं है लिखा हो, बोल के भी बातें कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं आपको पढ़नी है। अभी बात करेंगे आपका फंडामेंटल रूल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल रूल नंबर 1। तो बच्चों 1 क्या है? 1 ये कहता है कि ये शुरू कब हुई। तो कब हुई शुरू? 1 जनवरी 1922 को। ठीक है, अब यहीं पे ना आपकी नॉलेज देखी जाएगी कि आप कितने टाइम तक ये चीज याद रखते हो। ठीक है, डेफिनेटली 100% आपको जब हम लास्ट में कुछ पूछेंगे तो ये चीज आपके काम आएगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो फंडामेंटल रूल है वो यही कहता है कि भाई आया कब? 1 जनवरी 1922 को आया। ठीक है, फंडामेंटल रूल एप्लीकेबल किस पे होते हैं? लागू किस पर होते हैं? ठीक है, किस पे लागू होते हैं भाई? सारे के सारे गवर्नमेंट सर्वेंट पे जिनकी जो पे है ना वो डेबिटेबल है। ठीक है, जो डेबिट होती है, डेबिटेबल टू सिविल एस्टिमेट्स, फंडामेंटल रूल नंबर 2। तो फंडामेंटल रूल नंबर 2 कहता है जो भारत का जो सिविल एस्टिमेट है, ठीक है, उसके अंदर से जिनकी भी सैलरी डिडक्ट होती है उन पर सब पर ये लागू होते हैं। तो सिविल एस्टिमेट को ना आप कहने को समझ सकते हो कि सिविलियंस के बारे में बात की जाती है। ठीक है, सिविलियन सर्विस की बात में की जाती है। इसमें पता लग गया 1 में क्या है, 2 में क्या है, डेफिनेटली 3rd में क्या है। तो 3rd में देखो क्या है, एक चीज आपके लिए अब रब करनी पड़ेगी क्योंकि 3rd वाले अक्षर यहां पे दिखाई नहीं देंगे आपको शायद। चलो ये क्लियर हो गया होगा। दीज रूल्स डोंट अप्लाई टू गवर्नमेंट ऑफ सर्वेंट हुज कंडीशन ऑफ सर्विस आर गवर्न्ड बाय आर्मी और मरीन रेगुलेशंस। आर्मी के जो रूल हैं, नेवी टाइप के, मरीन रेगुलेशंस के जो रूल हैं उन पर भाई लागू नहीं होते। ये बच्चों बोलता है आपका फंडामेंटल रूल नंबर 3। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुके हैं हम लोग कि FR2 का लिखने का जो डेफिनेटली तरीका है वो ये है। ठीक है, बट डोंट वरी, ऐसे भी लिखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो किस पर अप्लाई नहीं होते? ये आर्मी और मरीन रेगुलेशंस पे अप्लाई नहीं होते हैं। चलो नेक्स्ट देखेंगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट में डेलीगेट टू एनी ऑफ इट्स ऑफिसर सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन विच इट मे थिंक फिट टू इम्पोज एनी पावर कन्फर्ड अपॉन इट बाय दीज रूल्स। कौन से रूल्स? तो ये जो दीज रूल्स है ना, ये फंडामेंटल रूल्स हैं आपके। ठीक है, इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो भारत सरकार है या केंद्र सरकार है वो आपको ऑफिसर्स को कोई भी पावर दे सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन में आपके ऊपर उसको इम्पोज कर सकते हैं और आपको वो चीजें करनी होती हैं। ठीक है, अगर आपको कोई एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है तो ऑब्वियसली आप उसका भी पालन करोगे। तो ये बच्चों बात की गई है हमारे फंडामेंटल रूल नंबर 6 के अंदर। ठीक है, चलो फंडामेंटल रूल नंबर 8 में बातें की जाती हैं, पावर ऑफ इंटरप्रेटिंग दीज रूल्स इज रिजर्व टू द प्रेसिडेंट। इनको इंटरप्रेट करने की ना, इन रूल्स को किसके अंदर है? अगर कोई पूछे ना पावर किसके अंदर है, तो केवल राष्ट्रपति जी के पास है ये पावर। ठीक है, राष्ट्रपति जी के पास वेस्टेड है फंडामेंटल रूल्स को चेंज करने की पावर, इंटरप्रेट करने की पावर, समझने की पावर। जैसे हम संविधान में मूलभूत अधिकार नहीं पढ़ते, तो ये वही मूलभूत अधिकार है, मूलभूत कानून है, रूल है जो सर्विस के लिए काम आते हैं आपकी। ठीक है, जॉब आप कोई भी करो, इसके अंदर जो चीजें पढ़ोगे ना वो सारी की सारी चीजें आपके ऊपर फिट बैठेंगी।
थोड़ी देर में समझा देंगे आपको कैसे फिट बैठेंगे। चलो चैप्टर 2 के अंदर डेफिनेशंस की बात करेंगे, तो डेफिनेटली डेफिनेशंस की बात करेंगे। इसमें सबसे पहला जॉब लगेगी तो आपको अलॉटमेंट होगी किसकी, मकान की, है ना। अलॉटमेंट मींस ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू। अलॉटमेंट में होता है कि आपको लाइसेंस मिल जाता है, एक तरह से आपको परमिशन मिल जाती है कि आप किसी हाउस को ओन कर सकते हो, लीज पे कर सकते हो, रिक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट, और उसका कोई पोर्शन है उसको आप रेजिडेंस की तरह यूज कर सकते हो, बोलते हैं ना। अब इस अलॉटमेंट से हम समझाएंगे आपको हाउस अलॉटमेंट। अब डेफिनेटली इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हाउस अलॉटमेंट में कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि भारत सरकार है, जो कोई भी सरकार है, आपको अलॉट करती है, देती है ऑक्यूपाई हाउस को लीज पे या जैसे भी, तो जिसको आप अपने रेजिडेंस की तरह यूज करते हो उसको अलॉटमेंट बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो 10 मिनट के से ज्यादा का टाइम हो गया है आपकी क्लास में। तो बच्चों क्लास आपको कैसी लग रही है, डेफिनेटली आपने थम्स अप करके बताना है, लाइक करके बताना है वीडियो को। ज्यादा से ज्यादा कमेंट आपके दिखने चाहिए ताकि पढ़ाने वाला जो ट्यूटर है उसका मोटिवेशन अप लेवल पर रहे। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस जितने भी इसमें हम पूछेंगे उससे ज्यादा क्वेश्चंस हम आप लोगों से पूछें, बिकॉज इंथुसियाज्म उस लेवल पे होना चाहिए जिस लेवल पे आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं कंपनसेटरी अलाउंस। अच्छा, ये कौन सा अलाउंस होता है भाई? ये अलाउंस का मतलब ये होता है जब आपका कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर हो जाता है ना, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, ठीक है। ड्यूटी करते वक्त आपका अगर खुद की जेब से कोई खर्चा हो जाता है, पर्सनल जेब से खर्चा हो जाता है, खुद की जेब से, ठीक है, तो सरकार उसको वहन करती है, आपको कंपनसेटरी अलाउंस देती है उसको, ठीक है। इसीलिए इसको कंपनसेटरी अलाउंस बोलते हैं, क्षतिपूर्ति, ठीक है। कौन सा होता है? क्षतिपूर्ति अलाउंस, ठीक है। ये आपको तभी दिया जाता है जब आपके जेब से कोई ऐसा खर्चा हो जाए, किसमें? स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। चलो, इसमें क्या क्या हो सकता है भाई? इसमें ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। देखो ये बात बच्चों याद रखना आप, ठीक है। कभी भी कोई आपसे पूछेगा ट्रेवलिंग अलाउंस इज अ टाइप ऑफ डैश अलाउंस, तो फटाक से आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसको कंपनसेटरी अलाउंस बोलते हैं। कौन सा अलाउंस बोलते हैं? कंपनसेटरी अलाउंस बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये और भी जरूरी बातें हैं, ठीक है। ये और भी जरूरी बातें हैं जो आपने नोट कर लेनी है। क्या नोट कर लेनी है? कि इसके अंदर क्या नहीं आता। एक तो सम्पचुअरी अलाउंस नहीं आता इसके अंदर, जो आपका कंपनसेटरी अलाउंस है, एक तो इसके अंदर सम्पचुअरी अलाउंस नहीं आता, ठीक है। इट डजंट ग्रांट ऑफ फ्री पैसेज बाय सी टू एंड फ्रॉम एनी प्लेस आउटसाइड द इंडिया। भारत से बाहर आप जाते हो, समुद्री मार्ग से जाते हो, तो आपको कोई फ्री का मतलब आपको परमिशन नहीं दी जाती इस तरह के अलाउंस में, ठीक है। तो कंपनसेटरी अलाउंस में आपको पूछा जाएगा, देखो मैं यहीं पे आपको क्वेश्चन बता देता हूं, तो उसमें लिखा होगा, किस तरह से लिखा होगा? कंपनसेटरी अलाउंस, ठीक है, डजंट इंक्लूड, ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, उसमें लिखा होगा सम्पचुअरी अलाउंस, ठीक है, सम्पचुअरी अलाउंस। दूसरे में यही लिखा होगा फ्री पैसेज बाय सी टू आउटसाइड ऑफ इंडिया। थर्ड में लिखा होगा नन ऑफ द अबव। फोर्थ में लिखा होगा ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों ऑल ऑफ द अबव यानी ए एंड बी आपने आंसर टिक करना है। समझ गए ना लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या आएगा? चलो डोंट वरी, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनअर्न्ड इनकम कौन सी है? अनअर्न्ड इनकम वो है जो आपने नहीं कमाई। क्या किया आपने? नहीं कमाई, यानी आपको खुद से मिली है। कैसी होती है? तो इस इनकम में ना, जैसे प्रॉपर्टी से अगर हमें कोई इनकम होती है, किराया भाड़ा हमारा आता है, डिविडेंड हमारे शेयर होते हैं, कोई इंटरेस्ट हमारी सिक्योरिटीज पे, हम कोई सिक्योरिटीज लेके रखते हैं, सिक्योरिटी बॉन्ड्स वगैरह, मतलब आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है। ये ब्याज वाली चीजें हो जाएंगी, ये आपका इन्वेस्टमेंट की चीजें हो जाएंगी, आपने कोई इन्वेस्ट किया है उसका डिविडेंड मिला है आपको, अगर ये प्रॉपर्टी का जो मिलेगा आपको वो चीजें हो जाएंगी। तो इनसे मिलने वाली कमाई होगी आपकी अनअर्न्ड इनकम। तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए अनअर्न्ड इनकम के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएगा आपके, ठीक है बच्चों। चलो फॉरेन सर्विस बताओ अभी क्या होता है? तो विदेशी सेवाएं होती हैं, इसका मतलब होता है कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो अपनी सैलरी ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं लेता। अब वैसे हम सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड से लेंगे अगर हम इंडिया के अंदर काम करेंगे,
लेकिन अगर आप फॉरेन सर्विस में काम करोगे तो अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट या यूटी, वहां से हम लेंगे इसको। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो भारत की संचित राशि है ना, भारत का जो टोटल धन है, उससे नहीं लेंगे हम, अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब ये इनको ही पता होगा कहां से मिलता है। ठीक है, तो फॉरेन सर्विस में जो आपको सैलरी दी जाती है वो भारत सरकार की संचित निधि से नहीं दी जाती है। ये बात पेपर में जरूर पूछी गई है। ठीक है, किसी न किसी में आपने जरूर देखा होगा, बच्चों ने आईआईटी का पेपर दिया है, बच्चों ने निटर का पेपर दिया हुआ है। ठीक है, और भी कोई एग्जाम जिसमें आपने एएसओ का एग्जाम कहीं पे दिया हो, या आपने एक तरह से डब्ल्यूओ का कोई एग्जाम दिया हो, या आपने सुप्रीडेंट का कोई एग्जाम दिया हो, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपने देखा होगा। चलो, इसके बाद बच्चों बात करेंगे ऑनरेरियम। ऑनरेरियम होता है कि कोई भी या तो बार बार होने वाला है या बार बार नहीं होने वाली पेमेंट। हो सकता है साल में आपको एक बार मिले, हो सकता है साल में आपको जब जब ऐसा कोई काम करना पड़े उसकी वजह से आपको पैसे मिले। ठीक है, कहां से मिलेंगे ये तो आपको मैंने बताया हुआ है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलेंगे या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से मिलेंगे। यूटी में काम करते हो तो यूटी के फंड से मिलेंगे। रेम्यूनरेशन की तरह, समझ में आ रहा है ना आपको, भत्ते, आपको एक तरह से क्या कहेंगे हम, ये कोई काम कराया आपसे ओकेजनल या इंटरमीडिएट कैरेक्टर का। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है, आप सोचो डबल ए हो एम्स के अंदर, एग्जाम में ड्यूटी लग जाती है आपकी, तब आपको दिया जाएगा ना जो उसको ऑनोरेरियम बोलेंगे। क्या होता है बच्चों, ये एक रिकरिंग भी हो सकता है, नॉन रिकरिंग भी हो सकता है। ठीक है, आप बार बार पेपर्स में जाते रहोगे तो आपको मिलता रहेगा, साल में एक दो बार ही जाओगे तो आपको नॉन रिकरिंग पेमेंट ग्रांट है जो मिलेगी। तो स्पेशल काम के लिए ओकेजनली जो चीजें आपको मिलती हैं उसको बच्चों हम बोलते हैं ऑनरेरियम, और इसका हिंदी का जो मीनिंग है वो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो डोंट वरी, कोई बात नहीं, आपको पता है ग्रेजुएशन वाले एग्जाम वैसे भी इंग्लिश के अंदर होने वाले। ठीक है, अगर हिंदी आपको मिल जाए कन्वर्जन में तो प्लीज आप देख लेना इसके बारे में, इसका क्या मतलब है। वैसे मेनली पर्पज हमने समझा दिया ऑनरेरियम होता क्या है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट हमारा पॉइंट लियन। इसको दो तरीके से बोलते हैं, लीन भी कहते हैं, कुछ लोग लियन कहते हैं, लियन। ठीक है, और वैसे ये लियन ही होता है क्या ये? Title of government servant to hold on regular basis either immediately or on the termination of a period or periods of absence a post including a tenure post to which he has been appointed on regular basis and on which he is not on probation। सीधे शब्दों में समझाएंगे आपको इसका मतलब। ठीक है, सीधे शब्दों में समझाने का मतलब है, आज की डेट में आप क्लर्क हो। ठीक है, आप क्लर्क हो हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, किसके अंदर हो? हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर। चीज याद रखना, आप प्रोबेशन पे हो, प्रोबेशन पीरियड आपका चल रहा है, तो अब आप लियन पे जा सकते हो? नहीं जा सकते। इसका मतलब ये होगा मेरे बच्चों, आप प्रोबेशन पे नहीं होने चाहिए बस, यानी कि आप कंफर्म्ड एम्प्लॉय होने चाहिए। और कंफर्म्ड एम्प्लॉय कब होते हैं? जब आपका प्रोबेशन खत्म हो जाता है। तो कंफर्म्ड एम्प्लॉय के बाद में क्या होगा, सपोज करो डब्ल्यूओ एम्स आप लग जाते हो, ठीक है, असिस्टेंट आप लग जाते हो, या कहीं पे और किसी पोस्ट पे चले जाते हो जो फार बेटर आपके क्लर्क से है, तो क्या होगा, आप एक लियन वर्ड को यूज करके अपने रिजाइन के अंदर लेके जाओगे। ठीक है, और रिजाइन भी जो होगा वो आपका टेक्निकल रिजाइन होगा। कौन सा रिजाइन होगा? टेक्निकल रेजिग्नेशन। तो लियन जब आप लेके जाओगे ना, तो ये लियन उस पोस्ट पे होल्ड करेगा आपका, किस पोस्ट पे? जो पोस्ट आपकी रेगुलर बेसिस पे। तो रेगुलर बेसिस पे कौन सी पोस्ट है जो मैंने अभी एग्जांपल समझाया? क्लर्क की पोस्ट। डब्ल्यूओ पे आप चले जाते हो, कल को कोई ऐसा इश्यू होता है, आपका मन नहीं लगता है, आपको जॉब की लोकेशन आपकी ठीक नहीं है, तो आप वापस क्लर्क की पोस्ट पे आओगे। उसमें आने का जो जरिया होगा ना, वो केवल और केवल लियन होगा। इसका एक टेन्योर होता है, मैक्सिमम मैं आपको बता देता हूँ 2 इयर्स का होता है ये। मिनिमम आप पे डिपेंड करता है 1 ईयर का आप ले सकते हो। तो 2 साल अगर लियन आप लेके जाते हो तो इसका मतलब है 2 साल तक आप अपनी जो आपकी सब्सटेंटिव पोस्ट है, दैट इज रेगुलर पोस्ट, जिस पे आपका कंफर्म्ड एम्प्लॉय हो आप, जिसमें आप प्रोबेशन में नहीं हो, क्योंकि देखो डब्ल्यूओ पे आप जाओगे तो प्रोबेशन में रहोगे। तो अगर क्लर्क पे आप प्रोबेशन कंप्लीट कर चुके थे तो आपको लियन मिल सकता है। तो डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। अब दोबारा से पढ़ना इसको। टाइटल ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट टू होल्ड ऑन रेगुलर बेसिस, कि रेगुलर बेसिस पे ही आप होल्ड कर सकते हो इसको, या तो आप इमीडिएटली होल्ड कर लो, या आपने जब रिजाइन दिया उसके बाद आप होल्ड कर लो। तो ठीक है,
इंक्लूडिंग अ टेन्योर पोस्ट। अब ये टेन्योर पोस्ट को भी क्यों बोल रहा है भाई लियन मिल जाता है, क्योंकि बच्चों ये याद रखना, वैसे देखने में लग रहा है टेन्योर एक टेन्योर तक की पोस्ट होती है, बट टेन्योर पोस्ट परमानेंट पोस्ट बोलते हैं उसको टेम्परेरी नहीं बोलते। ठीक है, ये नोट करो अपनी कॉपी में। टेन्योर पोस्ट पूछा गया क्वेश्चन है इज अ, तो टेन्योर पोस्ट का आपका मतलब होता है बच्चों डेफिनेटली कौन सी पोस्ट, परमानेंट पोस्ट। पूछा जाता है ये कौन सी पोस्ट होती है, तो ये परमानेंट पोस्ट होती है आपकी। ठीक है, टू विच ही हैज बीन अपॉइंटेड ऑन रेगुलर बेसिस एंड ऑन विच ही इज नॉट प्रोबेशन। बहुत सारी चीजें लिख दी जो मैंने आपको समझा दी। प्रोबेशन में भी नहीं होने चाहिए, रेगुलर एम्प्लॉय होने चाहिए, टेन्योर पोस्ट भी चल जाएगी। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे आप रहोगे तो ही आपको लियन मिल सकता है, ये सीधी सीधी बात है इसके अंदर। चलो, ट्रेवलिंग अलाउंस क्या होता है? ट्रेवलिंग अलाउंस सीधी सी बात है, कोई भी खर्चा आप अपनी जेब से करते हो, ये थोड़ी देर पहले समझाया था हमने इसको। ट्रेवलिंग अलाउंस कौन सा अलाउंस होता है बच्चों? आपका कंपनसेटरी अलाउंस होता है ये। ठीक है, कौन सा अलाउंस होता है? कंपनसेटरी अलाउंस, याद रखना ये बात। तो जो भी आप खर्चा करोगे पब्लिक सर्विस के बिहाफ पे, अपना अपना खर्चा नहीं मिलेगा आपको, जिसको टीए बोलते हैं। टीए कब मिलेगा? जब आप सरकारी काम से कहीं जाते हो तो सरकार आपको टीए प्रोवाइड कराती है। चलो, इट इंक्लूड अलाउंस ग्रांटेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ, देखो कोई भी कन्वेंस आप मेंटेन कर रहे हो उस पर देती है, हॉर्सेस का देती है, टेंट्स का देती है, ये याद रखना। अब ये जो बात आपको बताई है ना, ये वाली चीज, ये भी आपने याद रखनी है। ठीक है, काम आएगी थोड़ी देर बाद। जनरल कंडीशन सर्विस की बताओ क्या होती है, ये चलेगा आपका नेक्स्ट चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर में साफ साफ लिखा हुआ है बच्चों, बिना मेडिकल के आप कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते। यानी अगर आपने जॉब ज्वाइन करनी है तो मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये है फंडामेंटल रूल नंबर 10 के अंदर। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है मेडिकल सर्टिफिकेट कौन से उसमें आएगा, तो आपने तो भाई याद रख लेना है इसको कि 10 नंबरी काम है आपका ये। ठीक है, यानी फंडामेंटल रूल 10, क्योंकि विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट की आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। अब एक चीज बताऊंगा आपको जो जरूर आपके काम आएगी। ठीक है, इस चीज को जब मैं आपको सप्लीमेंट्री रूल्स के बारे में पढ़ाऊंगा, सप्लीमेंट्री रूल्स, तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, आपके काम आएगी। एक सप्लीमेंट्री रूल नंबर 3 है आपका। 3 में क्या है? मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का ना फॉर्मेट भी बताया हुआ है कि लाइंस क्या लिखनी है, फॉर्मेट। ठीक है, तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए बातें बता रहे हैं आपको। सप्लीमेंट्री रूल 4 के अंदर में है कि कंपिटेंट अथॉरिटी कौन होगी जो मेडिकल सर्टिफिकेट को इशू करेगी, और 4A के अंदर में होगा कि किन को मेडिकल सर्टिफिकेट देने की जरूरत ही नहीं है ज्वाइनिंग टाइम पे। अब आप लोग सोचोगे सर आपने तो बोला था कि विदाउट एनी मेडिकल सर्टिफिकेट नो पर्सन मे बी अपॉइंटेड इन इंडिया टू अ पोस्ट इन गवर्नमेंट सर्विस। तो अब आपने ये लाइन क्यों बोली कि किसी को एग्जेम्पशन क्यों है? एग्जेम्पशन इसलिए है कि इसको जरूरत नहीं पड़ती, वो सप्लीमेंट्री रूल नंबर 4A के अंदर बताई गई है। तो 4A में क्या बात बताई गई है? जैसे आप सपोज करो आप आर्मी के अंदर जैसे पहले रिक्रूटमेंट होती थी, आप जाते थे, तो सपोज कर लो अगर वहीं पे प्रोसेस में आपका मेडिकल हो जाता है, पहले मेडिकल हो गया सपोज कर लो, उसके बाद आपका फिजिकल हो गया, रिटन एग्जाम हो गया, तब आप ज्वाइन करने जाओगे ना, फिर आपको मेडिकल देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये एग्जेम्पशन है आपकी। तो फंडामेंटल रूल अगर 10 को पढ़ना है तो सप्लीमेंट्री रूल 3, 4, 4A के अंदर ये बात बताई हुई है कि भाई मेडिकल सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट इशू कर कौन सकता है, मेडिकल सर्टिफिकेट किसको प्रोवाइड कराने की, प्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो होपफुली मजेदार क्लास रही होगी अभी तक। जिस बच्चे के समझ में आते नहीं होंगे सप्लीमेंट्री फंडामेंटल रूल, डेफिनेटली आज वो सीख के जाएगा इस क्लास से। और कमेंट करके डेफिनेटली आपने बताना है कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो फर्स्ट टाइम इनको समझ पाया है ना, या फर्स्ट टाइम अगर आपने पढ़ने की कोशिश की हो, समझ नहीं आया हो, आज आपके समझ में आया हो, तो आप कमेंट करके बताना प्लीज। फंडामेंटल रूल नंबर में एक नॉर्मल बात बताई हुई है कि देखो गवर्नमेंट सर्वेंट हो आप, आपको अच्छे से काम करना है, आपको उस मैनर में काम करना है कि आपको अलग से कोई पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े। अलग से कोई पैसे मांगने की जरूरत का मतलब ये,
कुछ काम ऐसे हैं कि आप कहो कि इसके लिए तो मेरे को अलग से सैलरी चाहिए तो ही मैं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये नहीं सोचना, ये हमारे मूलभूत रूल्स में बोला जाता है फंडामेंटल रूल नंबर 11 के अंदर कि भाई आप भारत सरकार के एम्प्लॉय हो तो मेन आपका पर्पज यही है कि फुल टाइम जितने टाइम आप ड्यूटी करते हो वो अपना डिवोट करो, वो अपना दान में दो, किसको, भारत सरकार को, कि इसके लिए आपको एडिशनल रिम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। सैलरी जो आपकी है वो आपको मिलेगी। चलो अब बच्चों उस बात पे पहुंच गए हैं हम जिसका हमने आपको शुरू में बताया था, ठीक है। अब हम देखेंगे कितने बच्चों ने हमारे लिए फोकस किया है इन क्वेश्चंस के लिए। वो बच्चे अब अपना 100% दे पाएंगे इस बात को लेके, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि फंडामेंटल रूल आपके आए कब। तो बच्चों 91, 24, 22, 22, ये देखो ये बात है, इसमें आए नहीं आए, इसमें आए नहीं आए। अब 1922 में आए थे सर, ये तो हमने पढ़ा है। तो बच्चों कब आए थे यार, जनवरी चल रहा है अभी, है ना, तो जनवरी से याद रखो 1122 ऐसे 1922 1122 हो गया 1922। तो 1 जनवरी 1922 को बच्चों ये आ जाते हैं आपके फंडामेंटल रूल्स। ये बात सबसे पहले हमने पढ़ाई थी और इस रूल को कौन सा वो रूल बोलते हैं, फंडामेंटल रूल नंबर 1 बोला जाता है इसको। चलो आंसर, ये जो आंसर ब्लैंक है ना, ये जब पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे हम प्लस मेंबरशिप ग्रुप के अंदर, तो प्लस मेंबरशिप ग्रुप में आपको ये आंसर भी मिलेगा। ये खास बात है इस चीज की, ठीक है। चलो ड्यूटी नॉट इंक्लूड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग, ड्यूटी के अंदर कौन सा पीरियड नहीं आता, बताओ कौन सा पीरियड नहीं आता। ट्रेनिंग, प्रोवेशन, ज्वाइनिंग, लीव, क्या चीज नहीं आती ड्यूटी में। प्रोवेशन भी आपका ड्यूटी में होता है, लीव भी आपकी ड्यूटी में होती है, ट्रेनिंग भी आपकी ड्यूटी में ही होती होगी, तो ज्वाइनिंग आपकी ड्यूटी में होती है, नहीं होती है। ये क्वेश्चन हमने आप पे छोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन यू, आंसर मिलेगा इसका हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ठीक है, जो हमने स्पेशली अलग से बनाया है एम्स CRE AAO के नाम से, किन किन बच्चों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। सोचना इस क्वेश्चन को, फिर आंसर देने की कोशिश करना, टफ नहीं है, समझने की बात है बस। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। द टाइटल ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू होल्ड ऑन रेगुलर बेसिस ईदर इमीडिएटली ऑन टर्मिनेशन ऑफ अ पीरियड or period of absence, a post include a tenure post to which he has been appointed on regular basis and on which he is not on probation। ये राम कहानी थोड़ी देर पहले समझाई है आपको, डेफिनेटली बच्चों आप आंसर दोगे। इसका मतलब प्रोबेशन नहीं होता है, सस्पेंशन नहीं होता है, अडॉप्ट नहीं होता है, लियन होता है, लीन या लियन जो भी आप बोलते हो, ठीक है। तो लियन ही होता है, अच्छे से समझाया हमने आपको, तो आंसर आपको वही मिलेगा। फोर्थ देखते हैं, द पावर ऑफ इंटरप्रेटिंग दीज रूल्स का ना बच्चों, ये मैं यहाँ पे चेंज कर देंगे, हम आपको लिख देंगे कि इसका मतलब क्या हम पूछना चाह रहे थे आपसे। तो यहाँ पे डेफिनेटली आएगा आपका फंडामेंटल रूल। तो फंडामेंटल रूल्स रिजर्व किसके अंदर है भाई, हेड ऑफ द ऑफिस के अंदर है बच्चों, या हेडक्वार्टर के अंदर है, या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के अंदर है, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। तो ये बात आपको बताई हुई है। जिन बच्चों ने आंखें खोल के पढ़ाई करी है वो आंसर अभी दे देंगे, जिन्होंने आंखें खोल के नहीं पढ़ाई करी वो क्लास को दोबारा देखना प्लीज, डोंट वरी, ठीक है, आपको पता लग जाएगा। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, व्हाट इंक्लूड्स इन ट्रेवलिंग अलाउंस। तो सबसे पहले बोला ट्रेवलिंग अलाउंस किस में आता है, ये मैं आपसे सवाल पूछता हूं। तो ट्रेवलिंग अलाउंस में पहले भी आपको बता चुका हूं, ये कंपनसेटरी अलाउंस के अंदर आता है, ठीक है। किस अलाउंस के अंदर आता है, कंपनसेटरी अलाउंस। अब आपको बताना है ट्रेवलिंग अलाउंस में क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ कन्वेंसेस, हॉर्सेस, टेंट्स, या ऑल ऑफ द अबव। डेफिनेटली ऑल ऑफ द अबव। क्या आएगा बच्चों इसका आंसर, ऑल ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि जब आपको टीए मिलता है वो एक कंपनसेटरी अलाउंस है, पहले आप अपनी जेब से करोगे खर्चा, फिर मिलेगा आपको रिम्बर्समेंट, ठीक है। लाइक इसी को बोलते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस, एक तरह से मान सकते हो आप, ठीक है। चलो तो थम्स अप कर देना अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो। मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ऐसे ही एमसीक्यू हमारे प्लस मेंबरशिप चैनल पे आपको मिलेंगे। ज्वाइन कैसे करना है,
डेफिनेटली मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का जो मेन ऑफिशियल चैनल है उस पे जाओ आप टेलीग्राम पे, उसको ज्वाइन कर लो, फ्रीली अवेलेबल है सबके लिए। उसके बाद आपको पता लगेगा कि मोर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आपने करनी है एम्स डब्ल्यू जाओ असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जाम के लिए, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्दर गाइडेंस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी, डोंट वरी। तो बच्चों लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, उन दोस्तों के साथ जरूर कर देना जिनको अभी तक पता नहीं है कि मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर क्लासें आपकी स्टार्ट हो गई हैं। लेवल 6 लेवल 7 की जो पोस्टें आपको देखने को मिलती हैं। तो रिव्यू अपना जरूर पास करना इस वीडियो के अंदर, बिकॉज एक मोटिवेशन अगर आएगी ट्विटर के अंदर तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अच्छा मटेरियल कंटेंट देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हमसे जुड़ना है टेलीग्राम चैनल पर जाओ फर्दर, क्योंकि एग्जाम का बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, टोटल 40 डेज के अंदर अंदर आपने इसकी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है। तो मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।